हाय एवरीवन, माय नेम इज क्रिस और मैं 19 साल की हूँ। व्हाट डू यू थिंक आई डू फॉर अ लिविंग? मेरी छोटी उम्र पर मत जाइए, असल में मैं एक साइंटिस्ट हूँ। क्या आपको यकीन नहीं आता? वेल, फिर मेरी कहानी सुनिए और फिर आप खुद जान जाओगे। ओह बाय द वे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि ये एक इनक्रेडिबल स्टोरी है। मैं कोस्ट के पास एक छोटे से टाउन में रहती थी जहाँ सबकी जिंदगी ओशन के चारों ओर घूमती थी। लोग बोट पर ही काम करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और मरीन लाइफ की स्टडी करते थे। वहाँ किसी सी मॉन्स्टर के बारे में एक लोकल कहानी भी मशहूर थी जिसके अकॉर्डिंग वो समुंदर के पानी में रहता था। ऑफ कोर्स इट वाज अ कंप्लीट नॉनसेंस थ्योरी, लेकिन वहाँ के लोगों ने कई बार ओशन में कुछ स्ट्रेंज चीजें देखी थी। कभी उन्हें मिस्टीरियस लाइट्स दिखाई देती थी तो कभी पानी के ऊपर एक अजीबोगरीब परछाई दिखाई पड़ती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि 21st सेंचुरी में भी लोग ऐसी कहानियों पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। मुझे उन कहानियों से ज्यादा इंटरेस्ट साइंस में था। आई लव द अंडर वाटर वर्ल्ड और मैं अपनी पूरी लाइफ ओशन एक्सप्लोर करने में बिताना चाहती थी। इसलिए मैंने एक स्पेशलाइज्ड कॉलेज में पढ़ाई करनी शुरू कर दी और अपनी क्लासेस के बाद लोकल एक्वेरियम में पार्ट टाइम जॉब करने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड डैन मुझसे कहता था कि मैं फालतू की चीजों में अपनी लाइफ वेस्ट कर रही हूँ। उसे लगता था कि ये सब करने के बजाय मैं अगर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करती और पार्टीज में जाती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मुझे मछलियों की कंपनी और साइंस सेंटर्स में ज्यादा दिलचस्पी थी। यस, एज यू मस्ट हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड दैट आई डोंट लाइक पीपल दैट मच। मेरा मानना था कि वो बस हमारे प्लेनेट को गंदा करते हैं और उस पर मौजूद सभी जिंदगियों को मौत की ओर ढकेलते हैं। इसलिए हमारे अर्थ पर ह्यूमैनिटी के हार्मफुल इम्पैक्ट को कम करने के लिए मैं एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बन गई। एक दिन जिस एक्वेरियम में मैं काम करती थी वहाँ एक बेबी ग्रेट व्हाइट शार्क लाया गया। इट वाज सो डिफेंसलेस। मैंने उसका नाम विली रखा और उसका ख्याल रखने लगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने देखा कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बहुत कम हिलता डुलता था और उसने खाना पीना भी बंद कर दिया था। मैंने शार्क्स के बारे में बहुत सी चीजें पढ़ी और उनसे मुझे पता चला कि ग्रेट व्हाइट शार्क्स एक लौती ऐसी शार्क स्पीशीज है जो कैप्टिविटी में सर्वाइव नहीं कर सकती। They needed freedom। मैंने एक्वेरियम मैनेजमेंट को विली को वापस ओशन में छोड़ने के लिए कन्वेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो माने ही नहीं। मैं विली को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने खुद बेबी शार्क को रिलीज करने का फैसला किया। एक शाम एक्वेरियम बंद होने के बाद मैं अंदर ही रुक गई। जब सब अपने अपने घर चले गए तो मैंने विली को एक स्पेशल फिश कंटेनर में रखा और एक्वेरियम से बाहर ले गई। मुझे जल्द से जल्द कोस्ट तक पहुंचना था। विली बिल्कुल शांत पड़ गया था और मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने बहुत देर न कर दी हो। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पानी में छोड़ा, इट केम बैक टू लाइफ और पानी में कूदने लगा। अचानक अपनी जिंदगी वापस पाकर वो बेहद खुश लग रहा था। मैं इतना ज्यादा खुश थी उसे देखकर। विली ने मुझे देखकर अपना पंख हिलाया और तैरते हुए दूर चला गया। I was so happy that I saved someone's life। लेकिन अगले दिन एक्वेरियम के डायरेक्टर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। ग्रेट व्हाइट शार्क के गायब होने के बाद एक्वेरियम के स्टाफ जानना चाहते थे कि क्या हुआ था और इसीलिए उन्होंने सर्वेलेंस कैमरास की रिकॉर्डिंग्स देखी। जाहिर सी बात है कि उन्हें तुरंत पता चल गया कि वो शार्क कौन ले गया था। डायरेक्टर ने मुझे बहुत देर तक डांटा और विली को वापस लाने के लिए कहा, लेकिन मैंने भी गुस्से में उन्हें बोल दिया कि अगर मैं उसे वापस ला भी सकती तो भी मैं उसे नहीं लाती। वाइल्ड एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने के लिए बने हैं और एक्वेरियम उनके लिए जेल से कम नहीं होता जो उन्हें धीरे धीरे मौत के मुंह में ले जाता है। मेरी बातें सुनकर डायरेक्टर मेरे ऊपर भड़क गए और उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। That's how I lost my part-time job। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि मैंने कुछ अच्छा किया था, लेकिन मैं इस बात से थोड़ी सी सैड भी थी कि अब मुझे एक्वेरियम के एनिमल्स की हेल्प करने का मौका नहीं मिलेगा। People are so cruel sometimes। नौकरी जाने के बाद मैं अपसेट होकर घर पर पड़ी थी और मरीन लाइफ के बारे में बुक्स पढ़ा करती थी। एक दिन मेरा बॉयफ्रेंड डैन मुझसे मिलने आया और कहा कि मुझे अपने डार्क थॉट से बाहर आने के लिए एक ब्रेक की जरूरत है। मैंने उसकी बात मान ली। उन्होंने एक बोट रेंट किया था और ओशन में कहीं दूर बोट ट्रिप पर जाने के लिए मुझसे पूछा। आई लाइक द आइडिया। मैंने स्माइल करते हुए डैन से पूछा, तुम्हें लोकल लेजेंड्स वाले उस क्रीचर से डर नहीं लगता? डैन ने मुझे चिढ़ते हुए जवाब दिया, यू मीन द सी मॉन्स्टर? सीरियसली, अगर वो मेरे सामने आया तो मैं उसे दिखा दूंगा कि असली बॉस कौन है। मैं हंस पड़ी और हम अगले दिन बोट ट्रिप पर जाने की तैयारी में लग गए। तो हम बोट पर चढ़ गए और समंदर में चल पड़े। मैं समंदर की ताजी हवा एंजॉय कर रही थी। हमारा बोट धीरे धीरे लहरों के साथ आगे बढ़ रहा था और वहाँ मुझे काफी
सुकून महसूस हो रहा था। वी लेफ्ट द बे एंड वी वेंट फार बियॉन्ड द फेयरवे। जब होराइजन से बे दिखाई देना बंद हो गया, बोट आगे बढ़ता गया। मैं अपने चारों तरफ फैले नीले पानी को एडमायर कर रही थी और साथ ही उस जगह की फ्रीडम से मुझे थोड़ी जलन भी हो रही थी। वहाँ फिक्र करने के लिए कोई चीज नहीं थी। नॉट द डायरेक्टर ऑफ द एक्वेरियम, नॉट द मीनिंगलेस लाइफ इन आवर टाउन। मैं बस डेक पर लेटकर दूर दूर तक देख रही थी और रिलैक्स कर रही थी। आई वॉज लाइंग नेक्स्ट टू डैन। तभी अचानक किसी चीज ने बोट को धक्का दिया और बोट इतनी जोर से हिला कि मैं और डैन सीधा पानी में गिर गए। मैं तैरकर ऊपर आई और डैन से पूछा, What was that? और तभी मुझे हमारे नीचे एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी एंड इट डेफिनेटली wasn't a fish। हमने थोड़ी रोशनी देखी और फिर वो पानी की गहराई में गायब हो गई। वो देखकर मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल पागल हो गया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, What was that? It's a monster! Somebody help! डैन तेजी से तैरता हुआ बोट के पास आ गया, जो उस धक्के के बावजूद किसी तरह अभी भी सीधी खड़ी थी। मैं भी उसके पीछे तेजी से तैरती हुई आ रही थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि मैं पीछे रह गई। मैंने डैन को मेरी मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसे मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दी। मेरा बॉयफ्रेंड बोट पर चढ़ गया और तेजी से बोट को दूर भगाने लगा। मैंने उसे जोर से पुकारा, लेकिन उसने मुझे नहीं सुना। What was going on? क्या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग रहा था? मैं तैरने की कोशिश करती रही, लेकिन फिर मैंने बोट को दूर जाते देखा और एंड में वो गायब हो गया। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं समंदर के बीच में बिल्कुल अकेली थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डैन मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। What a coward! वो उस काली परछाई से इतना डर गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि मैं भी उसके साथ थी। लेकिन वो चीज क्या थी? किसने बोट को लगभग पलट दिया था और वो कहाँ गायब हो गया? मैंने पानी में नीचे जाकर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। ऐसे ही 1 या 2 घंटे गुजर गए। आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। नथिंग हैपेंड। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आया। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है। दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं था। ठंड भी बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत मुश्किल से पानी के सरफेस पर रह पा रही थी। मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा था। मैं बेहद डरी हुई थी। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक हेल्पलेस सिचुएशन में हूँ। मुझे बचने की कहीं कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। बट ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ लोन बॉय। अपनी बची कुची स्ट्रेंथ जुटाकर मैं तैरते हुए उसके पास गई और उसे पकड़कर लटक गई और बस इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक बेहोश थी, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक छोटे से रूम में एक बेड पर लेटी हुई थी। मेरे चारों तरफ इंस्ट्रूमेंट्स और ओशन चार्ट्स लगे थे। वह वो आए। मैं उठकर बैठ गई और एक छोटी सी खिड़की से बाहर देखा। What? अनबिलीवेबल! मैंने ऐसा कुछ देखने की उम्मीद ही नहीं की थी। आउटसाइड द विंडो वाज द सी बेड। मुझसे बस एक ही हाथ की दूरी पर कुछ स्ट्रेंज मछलियाँ तैर रही थी और एक जायंट एल्गी लहरा रहा था। मैं तो हैरान होकर उन्हें देख रही थी कि तभी अचानक एक आदमी रूम में आ गया। उसने अपना नाम बिल जिसॉ बताया और मेरा हाल चाल पूछा। मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ और उससे पूछा कि आखिर मैं हूँ कहाँ। मिस्टर जिसॉ ने बताया कि मैं एक्वेरियस नाम के एक इनहिबिटेड अंडरवाटर स्टेशन में हूँ। He told me what had happened। पता चला कि जिस बॉय पर मैं बेहोश हुई थी वो असल में एक मीटियोरोलॉजिकल इक्विपमेंट था और इसने स्टेशन पर एक सिग्नल भेजा था। तो इस तरह से मेरी जान बची थी। और मैंने और डैन ने गहराई में जो जाती हुई काली परछाई देखी थी वो असल में एक छोटा सबमरीन था जो स्टेशन पर खाना पहुँचाने आ रहा था। सरफेस पर आते समय गलती से वो हमारी बोट से टकरा गया था क्योंकि कैप्टन ने नहीं सोचा था कि वहाँ पर कोई हो सकता है। So that's what had happened। इसका मतलब वो मॉन्स्टर जिसको डैन देखकर इतना डर गया था वो यही तो चीज थी। मुझे उसकी हालत के बारे में सोचकर हंसी आ रही थी। कितना स्टूपिड बिहेव किया था उसने। मिस्टर जिसॉ ने मुझे स्टेशन दिखाया। वो अमेरिकन नेशनल ओशियानिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेशन था और वहाँ पर साइंटिस्ट मरीन फौना और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स पर स्टडी करते थे। मैं भी हमेशा वही करना चाहती थी। I wanted to study animals in their natural habitat। शाम को मैंने हमारे टाउन के बारे में एक नई खबर देखी। मेरा बॉयफ्रेंड सबको बता रहा था कि कैसे उसने बोट ट्रिप के दौरान कोई बड़ी सी चीज देखी थी। उसने कहा वो कोई मॉन्स्टर था जिससे साइंस अनजान है। डैन ने रिपोर्टर्स को बताया कि उसने मुझे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे बचा नहीं पाया। टाउन के अथॉरिटीज ने मुझे मिसिंग डिक्लेयर कर दिया था। I laughed। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा कायर और झूठा निकला और मेरे टाउन के लोग इतने भोले भाले थे कि उसकी बातों में आ गए। मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती थी। मैं स्टेशन पर रहकर रियल साइंटिस्ट के साथ काम करना चाहती थी जिनके इंटरेस्ट मुझसे मिलते जुलते थे, लेकिन मैं तो बस एक कॉलेज स्टूडेंट थी और मुझे लगा कि मेरी बात
सुनकर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगले दिन कुछ हुआ। सुबह उठने के बाद मैंने देखा कि स्टेशन में खलबली मची हुई थी। मिस्टर जिसो ने मुझे बताया कि उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक ग्रेट व्हाइट शार्क जाल में फंस गया और उसे बचाना जरूरी था। मैंने उनके साथ चलने के लिए कहा और हैरानी की बात तो ये है कि वो मान गए। हम तैरते हुए जाल के पास गए और मैंने उसमें एक सुंदर शार्क को फंसा हुआ देखा। वो अपने दांत दिखा रहा था और किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा था। यस, वो बहुत डेंजरस था और किसी साइंटिस्ट को उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस शार्क को देखकर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील हुआ। करीब से देखने पर मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। इट वाज विली, whom I had saved not long before that. You got stuck in a net again, dummy, मैंने सोचा और बहादुरी से तैरते हुए उसके पास गई। सारे साइंटिस्ट मुझे देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। विली ने मुझे पहचान लिया और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। मैंने धीरे धीरे उसे जाल से बाहर निकाला और उसके बाद वो मेरे चारों ओर तैरने लगा। It wanted to play. कौन कहता है जानवरों में फीलिंग्स नहीं होती, वो किसी से अटैच नहीं होते। मैंने ये साबित किया था कि ये सच नहीं है। स्टेशन वापस लौटने पर मैं सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। साइंटिस्ट ने मुझसे पूछा कि मैंने ओशन के सबसे डेंजरस प्रेडेटर को कैसे अपने काबू में किया। I told them my story और फिर मिस्टर जिसो ने मुझे अपनी टीम का हिस्सा बनने के लिए कहा। एनिमल्स के लिए मेरा प्यार देखकर वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्हें ये रियलाइज हो गया कि उन्हें मेरे जैसे एम्प्लॉइज की सख्त जरूरत है। जमीन पर मेरे लिए कुछ नहीं था और इसीलिए मैंने खुशी खुशी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट इज माई होल स्टोरी। इसे सबके साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम नॉट गोइंग बैक। समंदर के नीचे अपने दोस्तों के बीच मुझे इस दुनिया में अपनी जगह मिल गई है।